डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फिश एंड देयर प्रोडक्ट। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हमारा मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स। फिश और उनके प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट और मार्केटिंग करना। अब इनकी मैनेजमेंट और जो मार्केटिंग है फिश एंड फिशेस प्रोडक्ट की, सबसे पहले हम जिस टॉपिक को यहाँ पे देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ फिशेस की मैनेजमेंट का। अब फिशेस की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, मीन फिशेस को संभालना, फिशेस की केयर करना, उनको तैयार करना, वो कैसे होगा, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा। देखो, इससे पहले हमने दो टाइप की फिशरीज पढ़ी है, कैप्चर फिशरीज एंड कल्चर फिशरीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनको डिस्कस करूंगा। एक तो है कैप्चर फिशरीज और एक है कल्चर फिशरीज। दो टाइप की फिशेस हमने पढ़ी है, दूसरा ये हो जाएगा, पहले नंबर पे मैं इसको पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे जो दो टाइप की फिशेस हमने पढ़ी, इनके अंदर जो मेन कैप्चर एंड कल्चर फिशरी को देख रहे हैं। जो कैप्चर फिशरी है उसके अंदर हम सिर्फ किस चीज को इंक्लूड करते हैं, कैप्चर फिशरीज के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करते हैं, ठीक है, टोटल जो कैप्चर है, टोटल कैप्चर है, ये टोटल परसेंटेज ऑफ कैप्चर हो जाएगा, इस चीज को हम इंक्लूड करते हैं। तो इनको रख पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनकी केयर हो सकती है कैप्चर फिशरीज। बट जहां हम बात करें कल्चर फिशरीज की, फिशेस को कल्चर करवाना, ये थोड़ा मुश्किल सा है। तो यहाँ पे इनकी मैनेजमेंट की बात की जा रही है। जो कैप्चर फिशरी है इनकी मैनेजमेंट की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कल्चर फिशरीज की। कल्चर फिशरीज को रखने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए, इनकी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, वेरियस स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे कल्चर फिशरीज के मैनेजमेंट के कौन कौन से स्टेप्स हैं हम उनको देखें। अब यहाँ पे अगर बात की जाए मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ कल्चर फिशरीज, तो जो कल्चर फिशरीज हैं उसकी मैनेजमेंट के कुछ स्टेप रहेंगे। ठीक है, कुछ स्टेप्स को यहाँ पे हम इन्वॉल्व करेंगे। स्टेप्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ कल्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज की मैनेजमेंट के कुछ स्टेप रहेंगे। सबसे पहला हम क्या करेंगे, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फिशरीज। हम जो कल्चरेबल फिशरीज है उसका प्रॉपर सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कल्चरेबल फिशरीज। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमारा रहने वाला है मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड। तीसरा स्टेप हमारा रहने वाला है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल फूड। ठीक है, मैंने सीधा फूड लिख दिया, आर्टिफिशियल फूड आएगा यहाँ पे। और चौथा हमारा रहने वाला है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करनी है स्टॉकिंग पॉन्ड की, जो स्टॉकिंग फिश है उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो इसके अंदर हम रीड करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैं यहाँ पे रीड करने वाला हूँ प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कल्चरेबल फिशेस। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कल्चरेबल फिशेस क्या है, किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए स्टेप्स कौन कौन से। अब यहाँ पे पहला टॉपिक आता है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कल्चरेबल फिश। तो सबसे पहला इसके अंदर कल्चरेबल फिश का फिश सिलेक्शन टॉपिक आ जाएगा।
fish selection for monocropping. फिश सिलेक्शन फॉर मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग को हम लिख सकते हैं सिंगल क्रॉपिंग। अब फिश का सिलेक्शन हो रहा है एक सिंगल क्रॉपिंग के लिए। यहाँ पे सिंगल टाइप ऑफ फिश हम यूज कर सकते हैं, सिंगल फिश फॉर 1 ईयर। ये क्रॉपिंग पैटर्न कब तक रहेगा? 1 ईयर के लिए रहने वाला है। अब इसके अंदर हम 2 तरीके के कल्चर भी कर सकते हैं। फिशेस को हम किसके कोडिंग रख सकते हैं? यहाँ पे फिशेस को हम मोनोकल्चर, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला मोनो, ठीक है, मोनोकल्चर या फिर पॉलीकल्चर टेक्निक को अपना सकते हैं। एक ही टाइप के फिशेस को हमें ग्रो करना है। दूसरा, यहाँ पे फिशेस को फूड चेन के कोडिंग भी हम रख सकते हैं। फूड चेन के कोडिंग यानी कि हो सकता है कि वो हर्बीवोरस टाइप की फिश हो, या हो सकता है वो कार्निवोरस टाइप की फिश हो, कार्निवोरस टाइप की फिश हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो ओमनीवोरस टाइप की फिश हो, ओमनीवोरस टाइप की फिश हो। अगर आपने हर्बीवोरस फिशेस, कार्निवोरस फिशेस या ओमनीवोरस फिशेस के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसके ऊपर ही हमारी एक वीडियो बनी हुई है इसी टॉपिक के ऊपर, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, और उसके अंदर मैंने बड़ी अच्छी ट्रिक्स आपको बताई हैं जिसके अंदर आपको लर्न करना बड़ा ईजी हो जाएगा इन फिशेस के नेम को। तो आप यहाँ से इस वीडियो का लिंक जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको आप ओपन कर सकते हैं और वहाँ से आप इनको लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, फूड चेन हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, इनके अकॉर्डिंग भी फिशेस को रखा जा सकता है। और इसके अलावा फिश की प्रोडक्शन यहाँ से हायर अमाउंट के अंदर इंक्रीज करनी है। फिश प्रोडक्शन अगर हायर अमाउंट के अंदर यहाँ पे इंक्रीज करनी है तो इनको प्रॉपर फूड दिया जा सकता है और इनकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज की जा सकती है। अब ये रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए, बट इसको 1 ईयर मतलब एक अनप्रोडक्टिव पीरियड आता है बीच के अंदर। अनप्रोडक्टिव पीरियड का मतलब है कि जब हम सिंगल टाइप ऑफ फिश को ग्रो करते हैं, सिंगल टाइप ऑफ फिश का कल्चर करते हैं, तो बीच में एक पीरियड ऐसा आता है जब हमें किसी भी तरीके की फिशेस को हम कल्चर नहीं कर सकते। तब उस अनप्रोडक्टिव पीरियड का क्या करें? उस अनप्रोडक्टिव पीरियड को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हम एक दूसरा कल्चर भी कर सकते हैं जिसका नाम है फिश सिलेक्शन फॉर पॉलीक्रॉपिंग, ठीक है, या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग। फिश सिलेक्शन फॉर मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए फिशेस का सिलेक्शन किया जा सकता है। मल्टीपल सिलेक्शन के लिए अगर इसका सिलेक्शन किया जा रहा है फिशेस का, तो हमें याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिमूव करने के लिए है? अनप्रोडक्टिव पीरियड को रिमूव करने के लिए। अनप्रोडक्टिव पीरियड्स को ये रिमूव कर देगी, यहाँ से अनप्रोडक्टिव पीरियड्स को रिमूव करेगी और जो कल्चरेबल फिशेस है उसको इंक्रीज कर देगी, यील्ड को इंक्रीज कर देगी, यील्ड को। तो देखो इस तरीके से हम यहाँ पे फिश का सिलेक्शन करके उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा प्रॉपर सिलेक्टिंग ऑफ कल्चरेबल फिशेस के अंदर। किस तरीके से? तो हम सिंगल क्रॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एक हम मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए यूज करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग किसके लिए होती है? सिर्फ और सिर्फ अनप्रोडक्टिव पीरियड को रिमूव करने के लिए होती है, उसको अवॉइड करने के लिए होती है। अब आगे देखो, दूसरा पॉइंट हमारा आता है मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड। अब पॉन्ड की मैनेजमेंट कैसे रखनी है? पॉन्ड मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। जो पॉन्ड मैनेजमेंट होगी, मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर। कैसे होगी? देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स रहेंगे इसको मैनेज करने के लिए। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला ड्राइंग ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड को क्या करना है? हमें ड्राइंग करना है, ड्राइंग ऑफ पॉन्ड। अब पॉन्ड को ड्राई कैसे करना है, ध्यान से सुनेंगे। पॉन्ड को ड्राई किस तरीके से किया जाता है? पॉन्ड को ड्राई करने के लिए हमें एवरी 2 ईयर के आफ्टर, ठीक है, एवरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरी नहीं लिखूंगा, आफ्टर एवरी 2 ईयर, 2 साल के बाद पॉन्ड को बिल्कुल क्लीन करना चाहिए, क्लीन कर देना चाहिए, ड्राई कर देना चाहिए। पॉन्ड को क्लीन कर देना चाहिए, ड्राई कर देना चाहिए। और इसके अलावा जो उसका बॉटम है ना, बॉटम को क्या करना चाहिए? स्क्रब करना चाहिए, स्क्रब कर देना चाहिए बॉटम को। स्क्रब मतलब वहां से रिमूव कर देनी चाहिए गंदगी को, जो भी गंदगी वहां पे रही होगी उसको हम रिमूव कर देंगे, स्क्रब कर देंगे।
एंड देन यहाँ पे प्रॉपर ड्राइंग के बाद स्क्रब कर देंगे या फिर वैक्यूम कर देंगे, उसके जो निचला हिस्सा होगा, बॉटम होगा, उसको हम वैक्यूम कर देंगे, सब कर लेंगे वहां से सारी चीजों को। तो ऐसा करने से क्या होने वाला है, ऐसा करने से जितने भी पैथोजेंस होंगे, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। प्रॉपर ड्राइंग हो गई, प्रॉपर ड्राइंग के बाद जो पोंड है उसको रीफिल कर देंगे, किससे, फिशेस से और क्लीन वाटर से, फिशेस से और क्लीन वाटर से उसको वापस रीफिल कर दिया जाएगा। प्रॉपर ड्राइंग होने के बाद रीफिल कर दिया जाएगा ताकि वहां पे फिशेस आराम से रह सके। तो पहला स्टेप तो ये रहेगा प्रॉपर ड्राइंग ऑफ पोंड। अब हमारे पास इसका जो दूसरा स्टेप रहने वाला है बी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन जो पोंड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन को होना चाहिए भी फिशेस के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन। अब प्रॉपर ऑक्सीजनेशन की डिमांड करता है कोई भी पोंड हो, तो इसके अंदर हम प्रॉपर ऑक्सीजनेशन के लिए एयर वैक्यूम का यूज कर सकते हैं, एयर वैक्यूम का हम यूज कर सकते हैं और प्रॉपर ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके बाद देखो थर्ड स्टेप हमारा रहेगा लाइनिंग करना होगा जिसके अंदर, तो उस थर्ड स्टेप की बात करते हैं। जो थर्ड यानी कि सी स्टेप हमारा रहने वाला है, इसमें मैं बात करूंगा लाइनिंग ऑफ पोंड। पोंड के अंदर लाइनिंग का होना जरूरी। अब प्रॉपर लाइनिंग शुड बी डन एवरी रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद एक प्रॉपर जो लाइनिंग है वो शुड बी डन होनी चाहिए, ठीक है, लाइनिंग शुड बी डन। प्रॉपर लाइनिंग का फायदा क्या है, लाइनिंग शुड बी डन, बट इसका फायदा क्या है। अब लाइनिंग हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। फायदा क्या होगा, पहला लाइनिंग करने से जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जो सबमर्ज्ड पैथोजेंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, बैक्टीरिया रिमूव हो जाएंगे। दूसरा फायदा क्या है, वाटर को एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, वाटर को एल्केलाइन बना देता है जो फिश प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, जो एल्केलाइन मीडियम के अंदर प्रॉपर प्रोडक्शन हो पाएगी फिशेस की। तीसरा फायदा क्या है, तीसरा फायदा ये है कि ये वाटर के अंदर कैल्शियम को प्रोवाइड करता है फिशेस के लिए, फिशेस के लिए कैल्शियम को प्रोवाइड करता है और पैथोजेंस को रिमूव कर देता है, वाटर को क्लीन रखता है, पानी को क्लीन रखने का काम करता है। फोर्थ ये हमारे पास स्टेप ये रहेगा कि ये वाटर को डिसइंफिकेंट रखेगा। डिसइंफिकेंट मतलब पानी को बिल्कुल क्लीन रखने का काम करेगा। तो देखो लाइनिंग के फायदे हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लाइनिंग से क्या होगा, एक तो पैथोजेंस वगैरह रिमूव होंगे, बैक्टीरिया वगैरह रिमूव हो जाएंगे, वाटर एल्केलाइन होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, हाई हो जाएगी, वाटर क्लीन रहेगा, डिसइंफिकेंट बोलते हैं जिसको, और कैल्शियम फिशेस की हड्डियों के लिए जो जरूरी है वो कैल्शियम भी यहाँ से मिल जाएगा लाइनिंग के कारण। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वीड्स। वीड्स को कैसे कंट्रोल करें, जो घास होता है, कई बार क्या होता है ये घास ज्यादा बढ़ जाता है क्रॉप फील्ड के अंदर, तो ज्यादा बढ़ने के कारण ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट द फील्ड, ऑब्स्ट्रक्ट द फिश पाथ, फिश पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। फिश पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो उनको मूवमेंट के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी, मूवमेंट के अंदर कमी आएगी। फिर ये ऑक्सीजन लेवल को भी गिरा देगा, ऑक्सीजन लेवल को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। तो इसको बचाने के लिए हमें प्रॉपर वीडिंग शुड बी डन। एक लाइनिंग का फायदा हमने जब पढ़ा तो उसमें ये देखा था कि लाइनिंग CO2 भी प्रोवाइड करती है प्लांट के लिए, फिशेस के लिए तो एल्केलाइन मीडियम देती है, बट लाइनिंग प्लांट के लिए CO2 को भी प्रोवाइड करती है, ये भी खास ध्यान रखना वहां पे लाइनिंग के यूज के अंदर। और यहाँ पे अगर वीड ज्यादा बढ़ गए तो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं फिशेस के पाथ को, उनके ऑक्सीजन लेवल को गिरा सकते हैं, इसलिए वी शुड प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वीड इन पॉट,
ठीक है, हमें प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए वीड का। एक पॉन्ड के अंदर अगर किसी फिशेज को हम कल्चर करवा रहे हैं तो वहां पे इसकी मैनेजमेंट रखना जरूरी हो जाता है। पॉन्ड मैनेजमेंट में आगे देखें तो आगे हमारे पास आता है ई स्टेप, जिसके अंदर कंट्रोल ऑफ फिश प्रीडेटर्स एंड पैथोजन की बात की गई है। अगर हम इनको प्रॉपरली कंट्रोल कर लें फिश प्रीडेटर और पैथोजन को, तो हम फिश को अच्छे से मैनेज रख सकते हैं, उनकी यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, हमें वाटर को पोल्यूट करने से बचाना चाहिए। अगर हम वाटर को पोल्यूट होने देंगे तो ये खतरनाक हो सकता है फिशेज के लिए, उनके अंदर डिजीज फैल सकते हैं, ऑक्सीजन का लेवल गिर सकता है, जो कहीं ना कहीं फिश यील्ड के अंदर कमी पैदा कर सकता है। अब यहाँ से आगे देखिए, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर फिश एंड ग्रोथ। जितने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को हम ऐड करेंगे, एक प्रॉपर मैनुअल तरीके से ऐड करना है, और उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब उनकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमें उनको ऐड करना है ताकि फिशेस की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। जो फिशेस हैं उनको प्रॉपरली ग्रो होने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम देखें डेली चेक, हमें एक पॉन्ड को डेली चेकअप करता रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अगर डेड फिश है या फिर डेड फिश है या फिर डेड प्लांट है, उनको हम रिमूव कर दें, और बॉटम के अंदर अगर एक्सेस वेजिटेशन हो जाती है, बॉटम वेजिटेशन की बात की जा रही है यहाँ पे, अगर वो एक्सेस हो रही है, बढ़ रही है, ज्यादा अमाउंट के अंदर हो रही है, तो बॉटम के अंदर से उसको रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि वो फिश प्रोडक्शन के अंदर गिरावट ला सकती है, फिश प्रोडक्शन को लो कर सकती है, फिश यील्ड को लो कर सकती है। लगभग हमारे पास 20% के आसपास फिश वेजिटेशन होनी चाहिए, जो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ फिशेस के लिए जरूरी है, क्योंकि वेजिटेशन ही प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन कंटेंट को वाटर के अंदर। वेजिटेशन O2 को प्रोवाइड करेगी, क्योंकि प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे वाटर के अंदर और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे डे टाइम के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि 20% तक वेजिटेशन रहनी ही चाहिए, ताकि प्रॉपर फिश की मैनेजमेंट हो सके। तो ये थी पॉन्ड की मैनेजमेंट। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या आता है, हमारा प्रॉपर यूज ऑफ सप्लीमेंट्री फूड। सप्लीमेंट्री फूड क्या होता है? आर्टिफिशियल फूड होता है, आर्टिफिशियल फूड। इसका प्रॉपर यूज होना चाहिए ताकि जो फिशेस की ग्रोथ है वो प्रॉपर ग्रो कर सके फिशेस, ठीक है। प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर यूज होना चाहिए। इसके अंदर नॉर्मली जो फूड है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर मिलते हैं जो फिशेस की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी फॉर फिश ग्रोथ, फिश ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब इसके अलावा ये इनकी जरूरत क्यों है? एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर ग्रोथ के लिए तो जरूरी है। कब कब हमें फूड को प्रोवाइड करना चाहिए? अगर हम एवरी टाइम फूड को प्रोवाइड करें, दिस इज नॉट गुड फॉर फिशेस हेल्थ, ये फिशेस की हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। हमें फूड को कब प्रोवाइड करना चाहिए, कब प्रोवाइड नहीं करना चाहिए? ध्यान से देखो, जब विंटर के अंदर फिशेस हाइबरनेट हो जाती हैं, जब हाइबरनेशन में जाती हैं फिशेस, ठीक है, हाइबरनेशन के लिए चली जाती है फिशेस विंटर के अंदर, तब हमें फूड को प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, नो फूड। ऐसा करने से क्या होगा? अगर हम फूड को प्रोवाइड कर दें तो फूड क्या करेगा? नीचे जाएगा, गलेगा, सड़ेगा, ऑक्सीजन के कंटेंट को कम कर देगा, लो कर देगा, ऑक्सीजन कंटेंट को लो कर देगा। तो ये समस्या आनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, फूड कब एक बार देना चाहिए? ऑटम सीजन के अंदर एक बार फूड प्रोवाइड करना चाहिए, वंस, ठीक है, एक टाइम पे फूड देंगे, ठीक है, वंस अ टाइम। और जो अदर 2 सीजन होते हैं ना, 2 अदर सीजन है, जैसे ऑटम के अलावा यहाँ पे गर्मियाँ और सर्दियाँ हैं, इन 2 सीजन में 2 टाइम हम फूड को प्रोवाइड करेंगे फिशेस के लिए, जो उनकी प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। देखो, एक सप्लीमेंट्री फूड को प्रोवाइड करने का तरीका हमने देख लिया है कि इस तरीके से हम एक सप्लीमेंट्री फूड को प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक बट नॉट लिस्ट, ये आता है प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड पे। प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड क्या होती है? एक पॉन्ड के अंदर अगर फिशेज रह रही हैं, पॉन्ड के अंदर अगर मैं बात करूं कुछ फिशेज रह रही हैं, तो वहाँ पे जो पॉन्ड का साइज है वो डिपेंड करता है, पॉन्ड साइज डिपेंड करता है, प्रॉपर इनकी मैनेजमेंट डिपेंड करती है।
ओवर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए पॉन्ड के अंदर, ओवर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए ताकि फिशेस की प्रॉपर ग्रोथ हो सके। जितना शेप साइज उसको गेट करना है, फिशेस को शेप और साइज जितना गेट करना है वो गेट किया जा सके। ओवर पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज फिश होंगी वो कुछ स्मॉल फिशेस को भी प्रोड्यूस करेंगी, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ओवर पॉपुलेशन से बचाने के लिए, ओवर पॉपुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमें फिशिंग करनी चाहिए। फिशिंग मीन है कि फिशेस को पकड़ना, कैच करना, कैप्चर करना, फिशिंग कहलाता है। अब यहाँ पे फिशिंग के लिए एक टाइम जरूरी है, टाइम की मैनेजमेंट भी जरूरी है। फिशेस को फिशिंग कब करना है, टाइम की मैनेजमेंट भी जरूरी है। प्रॉपर टाइम के ऊपर प्रॉपर एक मैनेज टाइम के ऊपर इनको क्या करना है, फिशिंग करना है, ताकि यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को गेट कर सकें। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉकिंग पॉन्ड की प्रॉपर मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। एक तो पॉन्ड छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ओवर पॉपुलेशन होते ही चांसेस रहेंगे कि फिशेस की यील्ड कम हो जाए या फिशेस की डेथ के भी चांसेस रह सकते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, फिशिंग करनी पड़ेगी और स्मॉल फिशेस को हमें छोड़ना पड़ेगा। उतने ही साइज का हमें नेट यूज करना है जितनी साइज की फिशेस को हमें कैप्चर करना है। जो मैश साइज होता है ना, मैश साइज इसको बोलते हैं, मैश साइज, जो नेट के अंदर बॉक्स बने होते हैं, इस मैश साइज के अकॉर्डिंग हमें नेट का यूज करना है, जो फिशिंग नेट है, ताकि उसके अंदर एक प्रॉपर जो फिश प्रॉपर साइज की फिश को कैच किया जा सके, छोटी फिशेस को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ऑफ फिशेस का। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।